मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने ड्रॉबैक्स देखी थी रदरफोर्ड मॉडल की, और उसके बाद हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखी थी नील्स बोर्स मॉडल की, है ना। उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ ऑर्बिट के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम सकता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट के अंदर घूमेगा तो वो वहाँ पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जो कि मेन ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड के मॉडल का। तो उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए थे बेटा, वो क्या हुआ कि कुछ चीज़ों पर खरे उतरे, इसलिए उन पोस्टुलेट को सही माना गया और यही चीज़ों को मानते हुए आगे बढ़े। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं थे, लेकिन जो बातें दूसरे और साइंटिस्टों ने करी थी उनसे ये मैच कर रही थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया। अब बात करते हैं बेटा हम न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। अभी तक हमने बताया था बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। 1932 में जे चैडविक ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल वहाँ पर डिस्कवर कर लिया, जिसका जो मास था वो इक्वल किसके था? प्रोटॉन के था। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसको क्या नाम दे दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम के न्यूक्लियस होते हैं सबके अंदर क्या मिलते हैं? हमें न्यूट्रॉन्स वहाँ पर मिलते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें न्यूट्रॉन नहीं मिल पाता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। इसे हम किसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज therefore given by the sum of the masses of proton and neutron present in the nucleus। और अगर हम बोला जाए कि एटम का मास कितना होगा तो हम क्या करेंगे? जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन का मास होगा और जितने भी न्यूट्रॉन्स का मास होगा उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल मास हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? एटम का मास वहाँ पर बेटा वो कहलाएगा। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, तो किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर्स एंड बरी। किसके थ्रू सजेस्ट किया गया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोर्स और बरी ने मिलकर इसे सेट किया। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। अलग अलग एनर्जी लेवल जो हमने देखे थे, के शेल, एम शेल, एल शेल, एन शेल में देखे थे, तो वहाँ पर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। 2n² का फॉर्मूला लेकर हम चलेंगे, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने बताया था ना, 1 2 3 4, है ना। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट थी वो हो जाएगा, उसको हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन उस शेल में हो सकते हैं। और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल आर एज फॉलोस। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर बात करें, के शेल के लिए बात करें, तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2 की पावर 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट की बात की जाए तो टोटल हो जाएंगे 18, और फोर्थ ऑर्बिट की बात की जाए तो हो जाएंगे 32। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट जो एम शेल होती है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट ऑर्बिट होती है एम ऑर्बिट उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। मैक्सिमम नंबर की अगर बात कीजिए कि सबसे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled, that is the shell are filled in a step wise manner। अब कैसे करेंगे? ऐसा ही कर सकते हैं कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन को लिया और लास्ट वाली ऑर्बिट में ही डाल दिया। पहले फर्स्ट ऑर्बिट भरेगी, फिर सेकेंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर अगर बचे होंगे तो थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, और फिर अगर बचे होंगे तो फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, है ना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने सेकंड ऑर्बिट में डाल दिया, डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट में जा रही है, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्बिट अगर फिलअप पूरी हो जाएगी तब सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, जब सेकंड ऑर्बिट पूरी तरह से फुल हो जाएगी तो थर्ड में आएंगे, और फिर थर्ड के बाद में वो फोर्थ में आएंगे। तो इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वहाँ पर मिल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन
है ना। देखिए फिगर में दिया हुआ है अलग अलग। सबसे पहले क्या आता है, हम अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में देखिए बेटा सिंगल एटम होता है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है। फिर ये लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और तीसरा सेकेंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2 है और तीसरा सेकेंड शेल में, मतलब 3 होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखिए बी के अंदर देखिए इसके अंदर 4 हैं, ठीक है। बोरॉन की अगर बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहली ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3rd। कार्बन की बात कर लें तो इसके अंदर कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। नाइट्रोजन की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इधर आ जाइए। अब जैसे आगे बढ़ते हैं हम एल्यूमिनियम की बात कर लेते तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एल्यूमिनियम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 12 आ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आ गए, ठीक है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहला तो सेकेंड वाली शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं तो 2 वहाँ पर आ गए। फिर सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं तो 8 यहाँ पर आ गए। फिर थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, पर 18 तो है नहीं, 3 बचे हैं तो 3 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसी तरीके से वो क्या होंगे, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर बेटा।